देखिए, इस वीडियो में हम अफ़गानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव के बारे में हम समझेंगे और अफ़गानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो हम जानेंगे कि जो अफ़गानिस्तान है वो 1919 में स्वतंत्र हुआ। अगर हम इसकी प्राचीन इतिहास की बात करें तो ये भारत माने अखंड भारत का ये हिस्सा हुआ करता था। तो हम प्राचीन में नहीं जाते हैं, यानी कि जब 1919 में ये स्वतंत्र हुआ, यानी ब्रिटिश से ये अलग हुआ, मैंने स्वतंत्र हुआ। जिस तरह से हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए वैसे वो भी 1919 में स्वतंत्र हुआ। उसके बाद वहाँ पर ऐसा कुछ अभी जैसे तालिबान जैसी गतिविधियाँ हैं वैसा उस दौरान कुछ नहीं था। यानी कि 1933 से माना जाता है 1973 तक वहाँ पे जाहिर सा वहाँ के शासक थे और उनके शासन के दौरान वहाँ पे जो शासन व्यवस्था है बहुत अच्छी शासन व्यवस्था चली। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी जैसे अभी चल रही है। परंतु होता क्या है कि 1973 में वहाँ पे तख्ता पलट हो जाती है और तख्ता पलट के साथ जो सोवियत, आज जो रूस है वो पहले सोवियत संघ हुआ करता था, जो सोवियत की एंट्री अफ़गानिस्तान के राजनीतिक गतिविधियों पर हो जाती है। यानी कि वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी अफ़गानिस्तान के राजनीतिक मामलों पर हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है। होता क्या है कि देखिए, वो जो दौर है 1973 वो दौर आपको शीत युद्ध का दौर था और दुनिया दो भाग में बटे हुए थे, एक सोवियत गुट था और एक अमेरिकन गुट था। तो स्वाभाविक था कि सारे राष्ट्र लगभग दो गुट में बट गए थे और अफ़गानिस्तान भी एक शीत युद्ध का गढ़ माना जाता था। वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी यानी रूस के कम्युनिस्ट पार्टी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अमेरिका चाहता था कि अफ़गानिस्तान पर रूस की जो गतिविधियाँ हैं, मैंने सोवियत की जो गतिविधियाँ हैं वो कम हो, क्योंकि सोवियत जो था बहुत सारे वहाँ पे बिल्डिंग्स बना रहा था। वहाँ पे शिक्षा के लिए बहुत सारे सुविधाएं, रोड, यार इन सारे चीज़ों पे वो निर्माण कार्य वगैरह सारा कर रहा था, वहाँ के लोगों को शिक्षित कर रहा था। परंतु देखिए, अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं पुराने ख्यालात के थे, वो शरिया कानून को मानते थे और इस वजह से जैसे महिलाओं को शिक्षित करना, इन सारे संबंधों पर रूस जोर देता था, जो कि वहाँ के पुराने ख्यालात के जो लोग थे अफ़गानिस्तान के, उन्हें ये सही नहीं लगा। दूसरी तरफ है अमेरिका का वहाँ के मुजाहिदीनों को समर्थन देना, क्योंकि वो रूस के अगेंस्ट था अमेरिका। अब अमेरिका अपने शीत युद्ध का जो दौर चल रहा था उसमें रूस को नीचे दिखाने के लिए, रूस को वहाँ से उसकी गतिविधियों को कम करने के लिए वो इनडायरेक्टली रूप से मुजाहिदीनों को फंडिंग करने लगा, उन लोगों को आर्मी ट्रेनिंग देने लगा। चाइना में, पाकिस्तान में, इन दोनों जगहों पर उन्होंने ट्रेनिंग कैंप बनाया और मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग देने लगा। और वे सारे मुजाहिदीन अफ़गान सरकार, जो कि रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से चल रही थी, उसके खिलाफ वो लड़ने लगी और इस तरह से अफ़गानिस्तान में अराजकता की स्थिति बनते रही, अशांति वहाँ पे चलती रही, लड़ाई होते रहा, लोग मरते रहे और ऐसा सिलसिला चलते रहा। और जब अफ़गानिस्तान के अंदर मुजाहिदीनों की हमला जब तेज़ होने लगी तो मजबूरन में रूस को 1979 में अपनी आर्मी उतारनी पड़ी अफ़गानिस्तान के अंदर। और जब रसिया अपनी आर्मी उतारा अफ़गानिस्तान के अंदर तो अमेरिका द्वारा जो फंडिंग है मुजाहिदीन को वो तेज़ होने लगी। और उसके बाद जो युद्ध है, अफ़गान सरकार और जो रसिया थी, उन जो मिल के मैंने अफ़गान सरकार को जो समर्थन कर रही थी रसिया, उनके बीच और मुजाहिदीनों के बीच लड़ाई बहुत ज़्यादा होने लगी। और उसके बाद हम अगर देखें तो 10 साल के बीच में बहुत ज़्यादा खर्च सोवियत संघ का हो गया और तब सोवियत संघ के अंदर एक विघटन की स्थिति भी बन रही थी। और चूंकि वो शीत युद्ध का दौर था और उसके अंदर भी गृह युद्ध की स्थिति बन रही थी, साथ में उसकी आर्थिक स्थिति भी जो काफ़ी ख़राब हो जा रही थी सोवियत संघ की, तो मजबूरन उसको 1989 में अपनी सेना अफ़गानिस्तान से हटानी पड़ी रूस को। और जब वो अपनी सेना हटा देता है तो पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर मुजाहिदीनों का शासन हो जाता है और मुजाहिदीन मैक्सिमम एरिया पे वहाँ पे शासन करने लगते हैं। क्योंकि गणतंत्र शासन स्थापित होती है 1988 वाले जो चुनाव वहाँ पर हुआ होता है, तो उसके बाद कुछ साल के लिए यानी कि 1989 में जब रूस जाती है तो 1989 से लेकर आप समझिए कि 1992 तक वहाँ पे शासन हुआ करता था, मैंने जो वहाँ पे चुनाव हुआ था उसके अकॉर्डिंगली। बट 1992 में पूरी तरह से वहाँ पे मुजाहिदीन एक्टिव हो जाते हैं और आप अगर मैप देखेंगे कि 1992 का, तो मैक्सिमम एरिया पे मुजाहिदीन जो है वहाँ पे शासन कर रही है, क्योंकि उनका बहुत सारा ग्रुप्स था और आपस में उनका संघर्ष चलते रहता था। यानी कि उस समय भी 1992 के बाद भी, क्योंकि उनका शासन है वहाँ, उसके बाद भी आपस में उनका संघर्ष होते रहता था, लड़ाइयाँ होते रहती थी।
उसके बाद वहाँ पे अशांति बनी हुई थी। अब मुजाहिदीनों का शासन 1992 से 1996 तक चलता है और उसी बीच में 1994 में एक तालिबान का उदय होता है। तालिबान का अर्थ है, हिंदी अगर उसका अर्थ देखें तो विद्यार्थी है। तो उनका एक ग्रुप बनता है जो तालिबान में शांति स्थापित करने को लेकर वो बनता है। और ये जो ग्रुप है तालिबान, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो काफ़ी शक्तिशाली होने लगता है। और 1996 तक में वो जो एरिया है, आप अगर देखेंगे मैप में, 1996 में तालिबान का एरिया काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन 95% जो एरिया है अफ़गानिस्तान का, वहाँ पर अपनी सेना का अधिकार वो बना लेता है। अब उसके बाद वहाँ पे 1996 तक में पूरी तरह से तालिबान अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लेता है और उसका शासन चलता है। अब जब 1996 में तालिबान वहाँ पे शासन करना शुरू करता है तो उसके लिए क्या होता है कि एक नॉर्दर्न अलायंस का गठन होता है। नॉर्दर्न अलायंस जो था एंटी तालिबान था, जिसको अमेरिका भी फंडिंग करता था, रूस फंडिंग करता था, भारत फंडिंग करता था, ऐसे बहुत सारे देश उसको फंडिंग करते थे और वो तालिबान के अगेंस्ट में लड़ते थे। आप मैप देखेंगे 2001 के स्टार्टिंग में जो रेड कलर का दिख रहा है वो एरिया, वहाँ पे ऑपरेशन चला जाता था तालिबान के अगेंस्ट में। और उस समय भी तालिबान का जो एरिया है वो काफ़ी था 2001 के स्टार्टिंग में। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक तालिबान के हिसाब से अपना चल रहा था शासन वहाँ पे, लेकिन स्थिति तब बिगड़ती है जब 9/11 अटैक अमेरिका के अंदर होता है। यानी कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में जब अटैक होता है, हवाई हमला, तो उसका जिम्मेवार अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को अमेरिका उसका जिम्मेवार ठहराता है और वो लादेन को सौंपने के लिए तालिबान को कहता है, क्योंकि तालिबान के द्वारा ही लादेन को संरक्षण मिल रहा था, फंडिंग्स हो रही थी और जो वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है तालिबान बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे करता था। तो इस वजह से अमेरिका चाह रहा था कि वो सारा जो डिटेल्स है टेररिस्ट ग्रुप का वो तालिबान अमेरिका को दे दे, परंतु तालिबान इसे मानने से इनकार कर देता है। और इस वजह से दिसंबर 2001 में अमेरिका अपना सैनिक अफ़गानिस्तान में भेजता है और उसके बाद वो नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलकर एक एक तालिबानियों को चुनकर मारता है। और इसीलिए आप 2001 का एंड तक में अगर आप मैप देखेंगे, मैप दिख रहा है आपको, वहाँ पे तालिबान एक सिमट के रह जाता है वहाँ पे, यानी कि अफ़गानिस्तान का जो दक्षिणी छोर है बस वहीं पर वो सिमट के रह जाता है। क्योंकि अफ़गानिस्तान काफ़ी पहाड़ी इलाका है, तो जो देहात एरिया है वहाँ पे अमेरिकी सैनिक वहाँ पर नहीं पहुँच पाई और वहाँ पर ऐसा वो कुछ गतिविधि नहीं कर पाया, तो वहाँ पे तालिबानियों को नहीं मार पाया और शायद कुछ हद तक वहाँ पे तालिबानी बचे हुए थे। फिर होता क्या है कि 2011 में ओसामा बिन लादेन को मार दिया जाता है, क्योंकि अमेरिका का ये बदला लेना ज़रूरी था कि 9/11 अटैक्स जो हुए थे उसका बदला वो ओसामा बिन लादेन को मारकर 2011 में ले लेता है। और उस समय चूँकि बाराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनका कहना हुआ कि हम अपने 9/11 अटैक्स का बदला ले लिए हैं, अब हम चाहेंगे जो सैनिक हमारे वहाँ पे हैं यानी अफ़गानिस्तान में उसे हम वापस ले आएंगे। उन्होंने ऐलान करा था। तो इसका डोनाल्ड ट्रम्प जी आते हैं जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने कुछ शर्त के साथ वहाँ से सैनिकों को लाने की बात करी थी। उन्होंने तालिबानियों के साथ उन्होंने ये शर्त रखा था कि तालिबान ये सुनिश्चित करे कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर वो शांति स्थापित करेगा, यहाँ की अफ़गान सरकार से वो बातचीत करेगा, ऐसा उन्होंने शर्त रखा था। तब तक तालिबान शांत थे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब जो बाइडन साहब आए तो जो बाइडन ने क्या करा कि तालिबानियों के साथ ऐसा कोई भी उन्होंने समझौता नहीं करा। शायद उनके ऊपर कोई प्रेशर रहा हो, पब्लिक प्रेशर रहा हो, ऐसा कोई भी। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से जो अमेरिकी सैनिक थे अफ़गानिस्तान के अंदर, उनको वापस ले आना शुरू कर दिए और उनका है कि सितंबर तक में वहाँ से पूरी जो अमेरिकी सेना है उसे वापस ले आया जाए, ऐसा प्लान है जो बाइडन का। अब देखिए वहाँ से अमेरिकी सेना जैसे ही आ गई तो अब जो गतिविधि है आप 1-2 महीने में देखेंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की जो गतिविधियाँ हैं वो बढ़ गई। और आप फिलहाल आप मैप देख सकते हैं, 2021 का मैप है ये। यहाँ पे मैक्सिमम एरिया पे आप यानी कि आप 85% एरिया, अभी हाल ही में न्यूज़ आया है कि 85% जो एरिया है वहाँ पे तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। अब बात यह है कि कोई देश जिसका 85% एरिया अगर किसी टेररिस्ट ग्रुप के हाथ में है तो फिर वहाँ पर सरकार, तो आप ऐसा सोचेंगे तो चल क्या रही है, सरकार तो कुछ कर भी नहीं रही है। अब फिर हाल ही में न्यूज़ आ रहा है कि जो वाखान कॉरिडोर है, वाखान आप कॉरिडोर आप देखेंगे तो ये आपका तजिकिस्तान, फिर इधर आपका चीन, भारत, पाकिस्तान, इन सारे एरियो को वाखान कॉरिडोर कैप्चर करता है और वहाँ से हमारा जो यूके है, पाक ऑक्युपाई कश्मीर है, वो काफ़ी नज़दीक हो जाता है, तो उसे भी कब्जा कर लिया है। और रूस ने ये चेतावनी भी दी है कि आप अगर तजिकिस्तान की ओर या कुछ ऐसा करते हैं तो हम अपनी जो मिलिट्री एक्टिविटी है वो हम कर देंगे। और रूस ने ये किया भी है,
कुछ मिलिट्री वहाँ पे वो उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है ताजिकिस्तान के अंदर। अब हमें सोचना है कि, या फिर हम अगर भारत के संदर्भ में देखें तो क्या तालिबान का अफ़गानिस्तान के अंदर अगर शासन स्थापित हो जाता है तो भारत के लिए क्या सही रहेगा और क्या गलत रहेगा। देखिए, हम अगर कुछ सालों से इतिहास अगर देखें हम, कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ वैसा संबंध नहीं बना पाया है जैसा पहले हुआ करता था। जैसे कि आप नेपाल के साथ देखिए, श्रीलंका के साथ देखिए, म्यांमार के साथ देखिए, उन सब के साथ जो भी गलत हो रहा है, जैसे चीन वहाँ पे, श्रीलंका की बात करें, नेपाल की बात करें, चाइना वहाँ पे इतना कर्जा दे रखा है कि कर्जा में वो डूब चुके हैं और वो चीन की ही बात पर वो चलते हैं। तो चीन भारत के अगेंस्ट है और वो चाहता है कि भारत को हम हर जगह काउंटर करें। तो इस वजह से जैसा समर्थन पहले नेपाल या फिर श्रीलंका से भारत को मिलता था वो अब के डेट में नहीं है। हम म्यांमार की स्थिति की बात करें, जब वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन आंग सान सू की पार्टी थी वहाँ पे शासन कर रही थी, तब तक भारत का संबंध वहाँ पे अच्छा था। अब सैनिक शासन वहाँ पे हो गया तो उसके बाद वहाँ पे शासन, जो सैनिक शासन है उसके साथ भारत का किसी भी तरह से संबंध अच्छा नहीं हो सकता है। फिलहाल जो यूएन में बैठक हुई थी म्यांमार को लेकर, तो वहाँ भी भारत ने ऐसा कुछ समर्थन, म्यांमार के जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसके पक्ष में ऐसा कोई समर्थन उन्होंने खुलकर कोई समर्थन नहीं दिया। तो इससे क्या है कि अगर मान ली वहाँ पे सैनिक शासन है वो तो फिर चीन का ही समर्थन करेगी, भारत का तो समर्थन करेगी नहीं। तो इस तरह से हम अगर देखें पड़ोसी देशों के बीच हमारा जो संबंध है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। और चूँकि पाकिस्तान के साथ तो वो हमारा जानी दुश्मन है, उसके साथ तो कभी संबंध हमारा अच्छा बन ही नहीं सकता है। लेकिन हम अफ़गानिस्तान की अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारा प्राचीन समय से संबंध अच्छा है और अब भी संबंध हमारा अच्छा है। चीन की अगर देखें तो देखो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना रहा है, वो चाइना से लेकर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक वो अपना जो रोड बना रहा है अपना, तो उसमें भी देखिए कि अफ़गानिस्तान भारत उसमें इंक्लूड नहीं है। और अफ़गानिस्तान के अंदर भारत बहुत सारे डेवलपमेंट का काम वहाँ पे कर रहा है। आप देखेंगे सलमा बांध भारत ने ही बनाया वहाँ पे, और एक सहतून बांध जो काबुल के लिए वो बना रहा है। ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह, रोड, ये सब भारत बना रहा है। वहाँ का जो संसद भवन है वो भी भारत ने ही बनाया है। यानी कि जब वहाँ पे तालिबान का शासन ख़त्म हुआ उसके बाद से अगर हम रिलेशंस देखें अफ़गान सरकार के साथ भारत का बहुत अच्छा रहा है। वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पड़ोसी के साथ हम अगर अच्छा रिलेशंस बना के रखें तो हमारे अंदर शांति बना रहेगा। और अगर वहाँ पे तालिबान सरकार पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर शासन करती है तो नो डाउट कि वहाँ पे चाइना का इन्वेस्ट वहाँ पे बढ़ जाएगा। पाकिस्तान जो तालिबान का समर्थन करता है, टेररिस्ट ग्रुप का वो समर्थन करता है, उसकी एक्टिविटीज़ हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ जाएगी। तो भारत ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि भारत ऐसा नहीं करेगा वो इसलिए भी हम ऐसा बात नहीं कर रहे हैं। हम इतिहास अगर देखें तो जो नॉर्दर्न अलायंस था उसमें भी भारत ने सपोर्ट करा था उन्होंने। यहाँ तक कि जब बांग्लादेश में स्थिति जब ख़राब थी वहाँ पे तो उसको स्वतंत्र कराने में भारत ने मदद करा था। और जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तब वो खुलकर फिर वो लड़ा था। तो इस तरह से अगर भारत चाहे तो अफ़गानिस्तान के लिए वो मदद कर सकता है, सैन्य मदद कर सकता है, नॉर्दर्न अलायंस को जिंदा किया जा सकता है और सारे राष्ट्र एक होकर जो तालिबान जो टेररिस्ट ग्रुप है उसका खात्मा किया जा सकता है। क्योंकि एक टेररिस्ट ग्रुप की शासन व्यवस्था के साथ भारत का तो कभी अच्छा संबंध नहीं बन सकता। हाँ, चाइना का बन सकता है, पाकिस्तान का बन सकता है, लेकिन भारत का कभी अच्छा संबंध बन नहीं सकता है। और पड़ोसी के साथ अच्छा संबंध बनाना भारत के लिए अब के डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से चाइना काउंटर कर रहा है और एक एक पड़ोसियों को अपने कब्जे में लेते जा रहा है, तो भारत को ये ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान को तालिबानियों से बचाए। आशा करते हैं आपको तालिबान का इतिहास और तालिबान के अफ़गानिस्तान पर कब्जा से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा या भारत क्या कर सकता है आपको समझ आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।